स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 का है ये। देखिएगा, इसका जो नाम है चैप्टर का, नियोलिथिक फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी नियोलिथिक किसान और जो पशु चराने वाले होते हैं उसको हम लोग हर्डर्स कहते हैं। पशु रखने वाले जो होते हैं उसको हम लोग हर्डर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो नवपाषाण युग के किसान, नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण, ठीक है ना। इसको हम लोग न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, न्यूलिथिक एज जो थी आपको 6000 से लेकर 4000 वर्ष पहले थी, ठीक है ना। पहले, अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि पहले उल्टा चलता था, ठीक है ना। ये आपको मेसोलिथिक एज के बाद जो एज आया उस एज को हम लोग न्यूलिथिक एज मानते हैं। अब न्यूलिथिक एज में जो किसान थे और हर्डर थे वे कैसे थे, क्या था उनके बारे में, उसके बारे में हम लोग किताब के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग किताब लेके बैठ जाएं और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको देखें, लाइन बाय लाइन उसको समझें, ठीक है ना। द मेसोलिथिक वाज फॉलोड बाय द न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। देखिए, न्यूलिथिक एज के बाद, सॉरी, मेसोलिथिक एज के बाद जिस एज का आगमन हुआ वो एज था आपको न्यूलिथिक पीरियड या न्यूलिथिक एज था, ठीक है ना। दिस पीरियड मार्क कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम हंटर्स एंड फूड गेदर्स टू फार्मर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स। प्रैक्टिसेज ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वेयर द मेजर फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात इस समय में आपको न्यूलिथिक पीरियड में आते आते जो हमारे आदि मानव थे वो पूर्ण रूप से किसान के रूप में परिवर्तित, माने एक किसान के रूप में परिवर्तित होने का मतलब होता था कि इनको अब लगभग आ गया था कि भाई कि भोजन को ये आपको फसल कैसे उपजाने हैं, पशुओं को पालतू बना के उनका कैसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। अर्थात उनमें एक बहुत बड़ी बदलाव आई थी, अब वो जो है फूड गैदर करके रखते थे, भोजन को एकत्रित करके रखते थे ताकि वो जो है उनके जो वैसे समय में काम आए जिस समय में उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उस समय में ये भोजन उनको काम में आए। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भोजन के लिए इनको दर दर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि फसल उपजाने की विधि इनको आ चुकी थी। इसलिए अब ये चाहते थे कि एक जगह रहें, एक जगह खेती करें, एक जगह ही हम भोजन की व्यवस्था करें, इकट्ठा करें और एक जगह ही ढंग से रहें। तो आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते थे, नदी घाटियों के बगल में रहना पसंद करते थे। अर्थात न्यूलिथिक एज में लगभग बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, बहुत बड़ा बदलाव आया था। फार्मिंग के बारे में देखिएगा, इट वाज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज दैट फार्मिंग बिगैन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। व्हीट एंड बार्ली वेयर द फर्स्ट cereals grown in the Neolithic age. Stone sickles found at several Neolithic sites suggest that these might have been used for harvesting and crops. देखिए, कहने का मतलब है कि उस समय जो किसान जो उगाते थे उसमें सबसे पहली फसल जो थी उगाने के लिए इन्होंने उगाया था बार्ली था और व्हीट था। और उस समय जो खेती होती थी वो बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी, बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी और दो फसल बार्ली और व्हीट की खेती जो होती थी, बड़े पैमाने पर बार्ली और व्हीट की खेती की जाती थी। और इन फसलों को स्टोन के हथियारों से ही काटा जाता था। स्टोन के यानी पत्थर से रूपी हथियार जो होते थे उनसे ही ये काटे जाते थे। Having learned the practice of farming, people began to लीड सेटल लाइफ। अर्थात अभी मैंने बताया कि खेती आ जाने की वजह से लोगों में यह आ गई थी कि वह अब एक जगह रहकर माने सेटल लाइफ जीना हुए अब उनको आ गया था। एक जगह रहने का मतलब ही सेटल लाइफ होता है। द अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड वेरी क्लोज टू नेचर एज द क्लाइमेट कंडीशंस became favorable for the growth of plants and trees. They were able to watch them grow. They were thus able to produce their own food. Regular and extensive practice of farming made it necessary for the Neolithic people to lead a
sedimentary or settled life. It was only after settling down at a certain place and staying here for a long period that they could plow the soil, sow seeds, grow crops and harvest them. पता है कि हैविंग लर्न प्रैक्टिस ऑफ, देखिए पहले जो है हैविंग लर्न प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, खेती के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समय लगाना। तो जब किसी भी चीज़ के पीछे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइएगा तो जाहिर से बात है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, यानी आप कुछ ना कुछ उसमें प्रगति कीजिएगा ही, आप आगे की तरफ बढ़िएगा, पीछे की तरफ नहीं बढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे कि आज देखिए हम लोग के सामने बहुत सारी समस्याएं पड़ गई है, तो उन समस्याओं को हम एक और नज़रिए से देखकर उस समस्या को हटाकर आज आगे बढ़ना है कि नहीं। तो जब जब समस्या आया है हम ही लोगों ने उसका समाधान खोजा है और हम ही लोगों ने उस समाधान को खोजकर उसका हल किया और आगे की तरफ बढ़े हैं। तो ये चाहे जो युग हो, जैसा युग हो, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि आप उस समय के जो लोग थे वो खेती पर ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हैं, नेचर से ज़्यादा क्लोज रहते थे। नेचर से ज़्यादा क्लोज रहने का मतलब है कि वे जंगलों में ही तो रहते थे, प्रकृति के नज़दीक ही तो रहते थे। इतने बड़े बड़े घर और बिल्डिंग्स थोड़े थे पहले इतना, ठीक है ना। तो वो जंगलों के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक रहते थे। जो एटमॉस्फेयर होता था, एटमॉस्फेयर उनके काफ़ी नज़दीक, एटमॉस्फेयर का मतलब है यहाँ पर, सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं, आपका क्लाइमेट जो होता था उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होता था। यानी अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ रहेगी, अगर हम प्रकृति का अपोजिट चलेंगे तो प्रकृति भी हमारे अपोजिट चलेगी। तो पहले इस तरह की तो व्यवस्था थी नहीं, इतने गाड़ी घोड़े इस तरह तो थे नहीं, ठीक है ना। पहले जो थे वे प्रकृति के नज़दीक रहना पसंद करते थे। जब जान गए कि भाई पेड़ पौधों को काटना गलत बात है, तो पेड़ पौधों को भी वो कम मात्रा में काटते थे, अपने काम भर ही पेड़ पौधों को काटते थे। ये तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, तो ये क्लाइमेट जो था उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था, काफ़ी उनके हक में होता था। इसलिए खेती जो होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती थी। भूमि इसी तरह फर्टिलिटी होती थी, भूमि जो थी वो इसी तरह फर्टिलिटी थी, क्योंकि समय पर बारिश होना, समय पर सब कुछ होना, खेतों को कोई हानि ना पहुंचना, किसी तरह का फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करना। तो जाहिर से बात है कि इससे क्या होगा कि खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो छीने नहीं होगी, खेतों की उर्वरा शक्ति छीने नहीं होगी, वो जस की तस बनी रहेगी। कुछ दिनों के बाद वो फिर जस की तस उनकी उर्वरा शक्ति वापस उनको लौट जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा, न्यूलिथिक फार्मर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। और इस तरह क्या करने लगे वे, खेती जो है बड़ी से बड़ी मात्रा में खेती करने लगे। और बड़ी से बड़ी मात्रा में जब वो खेती करते थे तो बड़ी से बड़ी मात्रा में उनको क्या मिलती थी, फसल प्राप्त होती थी। अब वे क्या करने लगे कि जब उनको समझ में आ गया कि भाई हमको खाने के लिए बड़ी से बड़ी मात्रा में मिल जा रही है, पशु मिल जा रहे हैं, तो हम इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमको एक जगह ही रहने की आवश्यकता है। इसके पहले भी मैंने बताया कि जब सब व्यवस्था मिल जाएगी तो आपको एक जगह रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका आविष्कार हो चुका था, फसल उगाने की विधि इनको पता हो गई थी, रहने के लिए गुफाएं इनके पास थी, ठीक है ना। पानी लगभग जितनी आवश्यकता होनी चाहिए इनको उतनी आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही थी। इसलिए अब ये एक जगह रहना पसंद करने लगे, एक जगह रहने लगे। The places where people settled down were mostly located close to river, lakes, and these places water was available regularly and in large quantity for irrigation and other purpose। मैंने इसके भी पहले बताया कि जहाँ ये लोग रहते थे, जहाँ पर ये लोग रहते थे वे नदी घाटियों के नज़दीक रहना पसंद करते थे। तो नदी घाटियों के नज़दीक जो रहना पसंद करते थे, तो नदी घाटियों के बगल में रहिएगा तो खेती जो है बड़ी मात्रा में आपको खेती भी होगी, बड़ी मात्रा में आपको फसल मिलेगी, क्योंकि नदी घाटियों के बगल में जो लैंड होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। तो इनको वहाँ से भारी मात्रा में उनको क्या मिल जाती थी, जल भी मिल जाती थी, यानी पीने के लिए जल मिल जाती थी, फर्टाइल लैंड मिल जाते थे, फिशिंग करने के लिए, फिशिंग की भी फिशिंग मछलियाँ मारने के लिए भी इनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, तकलीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आसानी से इनको उस नदी से बहुत ज़्यादा फायदे होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब देखिए कि जानवरों को इन्होंने पालना पोसना शुरू किया, तो उसके बारे में ये क्या कहा जाता है न्यूलिथिक पीरियड में। द न्यूलिथिक ह्यूमन बिंग्स टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। अर्थात इसके पहले वाला जो एज था
मेसोलिथिक पीरियड से ही लोग पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। नियोलिथिक पीरियड में लोग भारी मात्रा में पशुओं को पालते पोसते थे। पता है कि अमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स डॉग, गोट, केटल, पिग, शीप, हॉर्स एंड डोंकी वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पालतू जानवरों में जो नाम दिए गए हैं डॉग, गोट, केटल, पिग, ये सारे जानवर जो होते थे पालतू होते थे और ये उनके लिए हक में होता था, ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होते थे। कोई चीज़ इनको, कोई जानवर इनको क्या करता था, किसी जानवर से इनको रक्षा होती थी, यानी डॉग इनको क्या करता था, इनके घर की रखवाली कर देता था। बकरियों से मांस, दूध ये मिल जाता था। घोड़े इनके वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ढो देते थे। यानी जितने जानवर होते थे उनसे ये भरपूर मात्रा में उसका यूज करते थे। पता है गोट्स एंड केटल प्रोवाइड मिल्क एंड शीप प्रोवाइड वूल। गोट एंड केटल जो है प्रोवाइड, इनको गोट और केटल, मवेशी, गाय वाय सब कैटल नहीं होता है। गोट और केटल जो है इनको दूध प्रदान करते थे। गोट और केटल इनको दूध प्रदान करते थे, जबकि शीप से इनको ऊन प्राप्त यानी ऊन प्राप्त होती थी। द हॉर्सेज एंड द डंकी वेयर टेम्ड फॉर कैरिंग बर्डन। गधा और घोड़ा जो होता था इसको पालतू में इसलिए बनाते थे कि ये गधा और घोड़ा इनके भार को क्या करता था, ढोता था। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इंश्योर्ड कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड्स। अर्थात इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिसके थ्रू इनको बहुत सारे चीज़ों की प्राप्ति होती थी, जैसे मीट मिला, मिल्क मिला, बर्डन इनका ढो दिया। ये सारा चीज़ कौन इनको करता था? ये सारा चीज़ इनको जानवरों के थ्रू ही प्राप्त होती थी। आगे हम लोग देखेंगे आर्कोलॉजिकल एविडेंस फाउंड एट साइट सच एज मेहरगढ़ सजेस्ट दैट डॉग, कैटल, शीप एंड गोट्स वेयर डोमेस्टिकेटेड फॉर डिफरेंट पर्पस। यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस, आर्कोलॉजिकल कल ही मैंने बताया था, आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो हमारे इतिहासकार वो खोज करते रहते हैं, इतिहास की खोज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने, इनके थ्रू ये बताया गया कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उस समय की, वो बताती है कि वो जैसे मेहरगढ़ एक जगह है जिसको इतिहासकारों ने खोजा और उस जगह से हमको साक्ष्य मिलते हैं कि कुत्ते, मवेशी, भेड़ और बकरियां जो हैं उनको नियोलिथिक पीरियड के जो लोग जो थे वो पालते पोसते थे भिन्न भिन्न कामों के लिए। अभी मैंने बताया कि नियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वे जानवरों को पालते पोसते थे भिन्न भिन्न कार्यों के लिए। एट सम नियोलिथिक साइट सच एज तेकालोट्का, कर्नाटका, bones of sheep and goats have been found indicating that they were tamed in large numbers। अर्थात इन जगहों से कर्नाटका तेकालोट्टा जो कर्नाटका में है, इन जगहों से, इन साइट से ये पता लगती है कि उस समय के जो लोग हैं आपको बकरियों और भेड़ों को बड़ी मात्रा में पालतू बनाया करते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वेयर प्रोटेक्टेड एंड नेचर्ड बाय द नियोलिथिक पीपल एज दे वेयर अवेयर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अर्थात पता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वेयर प्रोटेक्टेड, जो पालतू जानवर होते थे यानी जो नियोलिथिक पीरियड में जिन पालतू जानवरों को पोसा जाता था, पाला जाता था, वे जानवर जो होते थे वे उस समय के लोग ये जानते थे कि ये जानवर उनकी रक्षा भी करते हैं और उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। Though people had started leading settled life, they would often travel from one place to another in search of pasture where they could feed their cattle. This search for pasture made them herders। अब देखिए कहता है कि मान लेते हैं कि वे एक जगह रहते थे, ठीक है ना। अब एक जगह सेटल होकर रहते थे, ठीक है, एक जगह रह गए, लेकिन जब वहाँ की चारा और वहाँ भोजन उनको जब कम मात्रा में, चारा तो पशुओं के लिए है, चारा जो है हर्डर्स वाले चरवाहे होते हैं, आपको जो जानवरों को पोसते हैं, पालते हैं, उसको चराते हैं, उसी को हर्डर्स कहते हैं। मैंने अभी इसके पहले बताया।
पॉस्चर माने होता है चारा, पॉस्चर माने होता है चारा। तो ये क्या करते थे, ये किसान वर्ग के लोग जो हर्डर्स होते थे, ये क्या करते थे कि चारा की खोज में वे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जब वे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वहाँ पर अगर उनको भारी मात्रा में पशुओं के लिए चारा मिल जाए तो फिर वहाँ पर ही वो एक लंबे समय तक स्टे करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 में टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।